लखनवी अंदाज, कथन सामग्री और भावार्थ। चैप्टर 12, क्लास 10, हिंदी। पाठ की रूपरेखा। लेखक ने उस सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास करता है। ऐसा वर्ग सामान्य जनजीवन से कोसों दूर रहते हुए स्वयं को विशिष्ट श्रेणी का सदस्य मानता है। ऐसा नहीं है कि आज समाज में सामंती वर्ग या उस मानसिकता के व्यक्ति नहीं हैं। वे तो हर काल में रहते आए हैं। आज के समय में भी इस परजीवी संस्कृति सामंती वर्ग की बनावटी शैली के वाहकों को समाज में देखा जा सकता है। प्रस्तुत व्यंग्य इस बात को प्रमाणित करने के लिए लिखा गया है कि बिना किसी विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन इसे अवश्य ही एक स्वतंत्र एवं मौलिक रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। लेखक परिचय। यशपाल हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार हैं। उनका जन्म वर्ष 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से B.A. किया। यही क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह व सुखदेव के साथ कार्य किया, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने कई बार विदेशों में भ्रमण किया। यशपाल जी ने आम आदमी की आर्थिक दुर्दशा, उसके जीवन की विडंबनाओं को अपनी कहानियों के माध्यम से प्रकट किया है। उनकी रचनाएं समाज में फैली विषमता व रूढ़ियों पर प्रहार करती हैं। उनकी प्रमुख कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता आदि। अमिता, झूठा सच, दिव्या उनकी प्रमुख उपन्यास हैं। सिंहावलोकन उनकी प्रमुख आत्मकथा है। उनका झूठ सच उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी अपनी रचनाओं में सहज, सरल व आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनकी शैली वर्णनात्मक व चित्रात्मक है। यशपाल जी की मृत्यु वर्ष 1976 में हो गई थी। पाठ का सार। लेखक कोई नई कहानी लिखने हेतु व उस विषय के बारे में सोचने के लिए एकांत चाहता था, इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। साथ ही उसकी इच्छा ये भी थी कि वह रेल की खिड़की से मार्ग में आने वाले प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कुछ सोच सके। जिस डिब्बे में लेखक चढ़ा, उसमें पहले से ही एक नवाब साहब पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक के उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक को लगा कि नवाब साहब उसके इस डिब्बे में आने से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि किसी सफेद पोश के सामने खीरे जैसी साधारण खाद्य सामग्री खाने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब बहुत देर हो गई तो नवाब साहब को लगा कि वह खीरे किस प्रकार खाएं। तब हार कर उन्होंने लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया, जिसे लेखक ने धन्यवाद सहित ठुकरा दिया। लेखक द्वारा खीरा खाने के लिए मना करने पर नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़कर सामने बिछाया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। इसके बाद सेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें घिसकर उनका झाग निकाला और बहुत एहतियात सावधानी पूर्वक से छीलकर खीरों की उनको फांकों से तौलियों पर सजाया। ये सब करने के बाद उन्होंने उन फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुर्क दी। ये सब देखकर लेखक एवं नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। ये सब करने के बाद नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि उनका मैदा कमजोर है। तब नवाब साहब ने फांकों को सूंघा, स्वाद का आनंद लिया और उन फांकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद लेखक की ओर देखते हुए तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। लेखक को लगा जैसे वह उससे कह रहे हैं कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। इसके बाद लेखक को नवाब साहब के मुंह से भरे पेट की ऊंची डकार का स्वर भी सुनाई दिया। ये सब देखकर लेखक सोचने लगा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है,
तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ये वीडियो शिक्षा वाइन्स एप्लीकेशन में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए।